हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर रहे थे, हमने सेक्शन 30 तक कर लिया था। अब हम सेक्शन 31 ऑनवर्ड्स करेंगे। जो इसका चैप्टर 4 है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, वो डील कर रहा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। इसमें सेक्शन 31 से लेके 44 तक सेक्शंस हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, फर्स्ट सेक्शन क्या कह रहा है, ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड द बायर। क्या ड्यूटीज एंड सेलर्स एंड बायर की ड्यूटीज क्या होंगी आपके हिसाब से? सेलर की क्या ड्यूटी होगी कि भाई जो उसने गुड्स को बेचने की बात की है वो टाइम से डिलीवर करे ना, और बायर की ड्यूटी क्या होगी कि वो उनकी पेमेंट करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सेलर की ड्यूटी है टू डिलीवर द गुड्स एंड बायर टू पे। बायर ने उनको एक तो गुड्स को एक्सेप्ट करना है और उनकी पेमेंट करनी है इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स हैं उनके हिसाब से हो सकता है कि अब यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो तो वहां पे ये एग्रीमेंट हुआ हो कि कल को जब सेलर ने तो इस तारीख को माल डिलीवर करना है और उसके बाद जो गुड्स हैं वो एक पर्टिकुलर डेट उन्होंने मेंशन कर दी कि गुड्स को इस दिन पर्टिकुलर डे सेलर ने डिलीवर करना है, और जो जिस दिन डिलीवरी होगी बायर उसके 15 डेज के बाद में उसकी पेमेंट करेगा। तो अब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ऐसे हो गई, तो बायर को बिफोर 15 डेज हम बाउंड नहीं कर सकते कि आप वही पेमेंट करो, ठीक है। तो जैसे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने जो चीजें मेंशन कर ली है उसके हिसाब से उनको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। और सेक्शन 32 क्या कह रहा है, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट कंडीशंस। अब यहाँ पे कंकरेंट क्या है कि एक हाथ लो एक हाथ दो, वो वाली बात हो गई कि जो जैसे ही डिलीवरी होगी गुड्स की सेम टाइम पे जो बायर है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन ये चीज भी वही कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड है, ठीक है। अगर तो स्पेसिफिकली कुछ हमने मेंशन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट में तो ये कंकरेंट है। अगर हमने स्पेसिफिकली कुछ मेंशन कर दिया देन अकॉर्डिंग टू दैट टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें पेमेंट एंड डिलीवरी करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो सेलर है वो रेडी एंड विलिंग है टू गिव पोजेशन ऑफ गुड्स टू द बायर, और जो बायर है वो शेल बी रेडी एंड विलिंग टू पे फॉर द प्राइस, ठीक है। एंड 33 क्या कह रहा है, डिलीवरी। डिलीवरी कैसे की जा सकती है, ऐसा कुछ करके जिसको हम डिलीवरी से समझ सकते हैं, या बायर को हम उसका पोजेशन देके, ठीक है, या बायर के बिहाफ पे किसी और पर्सन को गुड्स का पोजेशन देके हम समझेंगे कि डिलीवरी हो गई है। और सेक्शन 34 क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। अगर मान लो गुड्स में से पार्ट डिलीवरी हो गई है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर तो डिलीवरी ऐसी ट्रांजैक्शन में है जो कि मतलब सारी गाड़ियां, मान लीजिए हमने गुड्स ऐसी भेजी हैं जो एक गाड़ी में नहीं आई, हमने 10 गाड़ियां भर भर के भेजी हैं और वो 10 के 10 गाड़ियां हमने भेज दी हैं। मान लीजिए रास्ते में 2-3 गाड़ियां तो थोड़ा सा जल्दी चल रही थी, वो 2 दिन पहले बायर के पास पहुंच गई और बाकी अभी पहुंचने वाली है। तो अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुई है वो ऐसी हुई है कि सारी की सारी हो गई, तो यहाँ पे सेम इफेक्ट होगा कि भाई सारी गुड्स की जो प्रॉपर्टी है वो पास हो गई और डिलीवरी पूरी हो गई। लेकिन अगर हमने स्पेसिफिकली रोक रोक के ही डिलीवरीज की है, मान लीजिए एक ट्रक हम आज भेज रहे हैं, उसकी एक्सेप्टेंस के बाद फिर हम दूसरा भेजेंगे, फिर तीसरा भेजेंगे, तो अब यहाँ पे हमारी खुद की इंटेंशन है कि हमने स्वीयर कर दिया जो डिलीवरी के प्रोसेस को है, तो वहां पे इसको हम पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को मतलब पूरी गुड्स की डिलीवरी नहीं कंसीडर करेंगे। जितना पार्ट हमने डिलीवर किया है उसी की डिलीवरी को कंसीडर किया जाएगा। और सेक्शन 35 क्या कह रहा है, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। यहाँ पे भी अपार्ट फ्रॉम द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि बायर अप्लाई नहीं करेगा तब तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक बायर अप्लाई नहीं करता तो सेलर बाउंड नहीं है कि वो गुड्स को डिलीवर करे।
और सेक्शन 36 जो अभी थोड़ा सा लेंथी सेक्शन है, ये तो एक एक लाइन के थे। रूल्स एज टू डिलीवरी, डिलीवरी के रूल्स क्या होंगे। तो अब कि बायर ने पोजेशन ऑफ गुड्स लेना है कि सेलर ने भेजना है। बायर ने खुद जहां से गुड्स परचेज किए हैं वहां से बायर ने खुद उनको उठाना है या सेलर आपके बायर के पास भेजेगा। ये चीज डिपेंड करती है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में कैसी चीजें लिखी गई है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज मेंशन की गई है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया गया, जनरल रूल क्या है कि गुड्स वहां पे डिलीवर होती हैं जहां पे वे एट द टाइम ऑफ सेल है। ठीक है, उसी टाइम हम उनको डिलीवरी कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो जहां पे वो गुड्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस जो भी है उनका है वो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, उस जगह पे उनकी डिलीवरी होगी। ठीक है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमने स्पेसिफिकली लिख लिया, अभी सेलर बाउंड है भी वो गुड्स बायर के पास भेजेगा, लेकिन हमने टाइम नहीं फिक्स किया, तो अब वो सेलर ने उसको कब भेजना है, विद इन रीजनेबल टाइम। और अगर गुड्स सेल के टाइम पे किसी थर्ड पर्सन के पोजेशन में है तो वहां पे डिलीवरी नहीं समझी जाएगी जब तक उस थर्ड पर्सन ने एक्नॉलेज नहीं कर लिया बायर को कि भाई अब से गुड्स में सेलर के बिहाफ पे नहीं अपने पास रख रहा हूं, मैं आपके बिहाफ पे, अब गुड्स मेरे पास है। ठीक है, तो इस सेक्शन से कोई भी ऑपरेशन ऑफ द इशू और ट्रांसफर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और नेक्स्ट है सेक्शन 36 सब क्लोज 4 सेक्शन 36 क्लोज 4 की डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी में बी ट्रीटेड एज इनइफेक्चुअल अनलेस मेड एट ए रीजनेबल। अब यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है कि अगर देखो हम या तो बायर ने डिमांड की होनी चाहिए या फिर सेलर ने टेंडर किया होना चाहिए कि मैं डिलीवरी कर रहा हूं, तो वो अगर रीजनेबल आवर्स के बीच में नहीं होगा, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के एक टाइम पीरियड होता है कि इतने से इतने, अगर हम शॉपकीपर्स हैं तो शॉपकीपर का एक टाइम होता है ना कि वो इतने से इतने में शॉप खोलेगा, उसकी शॉप इतने से इतने बजे से लेके इतने बजे तक खुली रहती है, यही चीज होती है। अब हम उसको रात को मान लीजिए उसका जो बिजनेस आवर्स है वो 9 to 9 है, मॉर्निंग के 9 से रात के 9 बजे तक उसकी शॉप खुली होती है। अब हम उसको रात को 1 बजे सेलर उसके पास गुड्स भेज रहा है तो वो रीजनेबल आवर नहीं है ना। तो वो अच्छा, एक चीज और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रीजनेबल टाइम है या रीजनेबल आवर है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो रात के टाइम पे ऑपरेट होते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्रीज लगा लीजिए, वहां पे जो प्रोसेसिंग होती है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है वो मोस्टली रात के टाइम पे ज्यादा होती है। ठीक है, या कोई हैवी इंडस्ट्रीज लगा लीजिए लोहे वगैरह की, या और अगर ऐसी फैक्ट्रीज में रात में टाइम काम चल रहा है तो हम रात में भी डिलीवर कर रहे हैं तो वो रीजनेबल आवर ही माना जाएगा। ठीक है, और अगर हमने स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया तो जनरल रूल क्या है कि गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में डालने का जो भी खर्चा होता है वो सेलर बियर करेगा, वो बायर की ड्यूटी नहीं है, वो सेलर की ड्यूटी है। तो अब ये तो रूल्स एज टू डिलीवरी हो गए। अब अगर मान लीजिए सेलर ने रॉन्ग क्वांटिटी बायर के पास भेज दी तो उसका क्या इफेक्ट होगा। उसका क्या इफेक्ट है कि अगर बायर को सेलर ने कम क्वांटिटी भेजी है तो बायर रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर बायर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट में जो रेट फिक्स हुआ था उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोपोर्शनेटली उस अमाउंट को कम करके उसको पे कर। ठीक है, और अगर सेलर ने ज्यादा क्वांटिटी डिलीवर कर ली तो अब बायर क्या कर सकता है, जितना उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उतना रख के बाकी को रिजेक्ट कर देगा, या पूरे के पूरे को भी रिजेक्ट कर सकता है। और अगर उसने पूरे के पूरे को एक्सेप्ट कर लिया तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट रेट के हिसाब से उसको पेमेंट करेगा। और अगर जो सेलर है उसने गुड्स तो भेज दी सही, मतलब सही क्वांटिटी में, लेकिन उसने क्या किया, कुछ गुड्स को मतलब मिक्स कर दिया उस डिस्क्रिप्शन के साथ जो हमने मतलब मांगी नहीं थी, जो हमें डिस्क्रिप्शन दिखा के हमसे ऑर्डर लिया गया था, हमने वो चीज उसके साथ साथ कुछ और भी मिक्स करके भेज दिया।
ठीक है। तो बायर जो उसने जो डिस्क्रिप्शन की गुड्स को ओके किया था उसको तो एक्सेप्ट कर सकता है, बाकी को रिजेक्ट कर सकता है, और या सारी की सारी ट्रांजैक्शन को भी रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो जो प्रोविजंस हैं ये उस बिजनेस ट्रेड में जो भी चल रहा होता है, मतलब उनमें जो भी यूसेज वगैरह चल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सेक्शन 38। वो क्या कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। देखिए जनरल रूल तो क्या है कि हम सारी की ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे कि सारी इकट्ठे की हो गई, लेकिन अगर जो बायर है वो भाई पहली चीज तो यही कि अनलेस हमने स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन नहीं कर दी, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं कर दी, तब वहां पे बायर बाउंड नहीं है अलग अलग डिलीवरीज ले इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरीज लेने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि भाई अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी होगी और हर एक इंस्टॉलमेंट की अलग अलग पेमेंट होगी, ठीक है, तो वहां पे अगर सेलर ने कोई भी डिलीवरी नहीं की या कोई डिफेक्टिव डिलीवरी कर दी है एक या एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स में, या बायर की तरफ से निगलेक्ट या रिफ्यूजल है कि उसने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये हर कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं उस पर डिपेंड करता है, हर कॉन्ट्रैक्ट के केस में डिपेंड करता है कि भाई ये ब्रीच जो हुई है उसको पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हम रेपुडिएट करेंगे या फिर हम मतलब हर एक जो भी जितनी भी ब्रीचेस हुई हैं उसकी अलग अलग कंपनसेशन क्लेम करें। पर यहाँ पे क्योंकि अलग अलग हमने खुद एग्री किया, उनकी पेमेंट्स भी अलग अलग हैं, तो अब यहाँ पे हमें ये राइट नहीं है कि हम सारे कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हैं। जनरल रूल ये कि हम सारे के सारे को रेपुडिएट नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? जब हमने कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन कर दी। ठीक है। अब सेक्शन 39 क्या कह रहा है? डिलीवरी टू करियर और वॉरफिंगर। अब यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को परस्यू करते हुए सेलर है, ठीक है, उसने गुड्स भेजनी है बायर के पास, तो वहां पे अगर वो किसी करियर मैंने ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जिसका चाहे नाम बायर ने दिया चाहे नहीं दिया, ठीक है, तो यही समझा जाएगा कि गुड्स बायर के पास डिलीवर कर दी गई है। प्राइमा फेसाई डीम किया जाएगा कि गुड्स को डिलीवर कर दिया गया टू बायर। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है इसी सेक्शन में क्लोज टू क्या कह रहे हैं? अनलेस अदरवाइज ऑथोराइज्ड बाय द बायर the seller shall make such contact with the courier or forwarder on behalf of buyer as may be reasonable having regard to the nature of goods and other circumstances of the case। अब अगर मतलब जो सेलर है वो जो जिसके भी पास में गुड्स को दे रहा है ताकि वो बायर के पास डिलीवर कर सके, तो वह बायर के बिहाफ पे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है। और अगर सेलर ऐसा करने से ओमिट कर देता है, सेलर ने ऐसा नहीं किया और जो गुड्स हैं वो खो गई हैं रास्ते में या फिर उनको डैमेज हो गया है, तो फिर बायर क्या कर सकता है? वो पूरी की पूरी जो डिलीवरी है उसको डिक्लाइन कर सकता है कि मेरे पास नहीं आई है, और इसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ठीक है। अगर जो गुड्स हैं सेलर के द्वारा बायर को सी ट्रांजिट के थ्रू भेजी जा रही हैं, ठीक है, और वहां पे ये जरूरी है कि उन गुड्स को इंश्योर किया जाए। अगर सेलर इंश्योर नहीं करवा रहा है तो और इन रूट उन गुड्स को कोई नुकसान हो रहा है तो वहां उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वहां पे सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है ना। अगर इंश्योरेंस करवानी जरूरी है तो सेलर को इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। अगर वो इंश्योरेंस नहीं करवा रहा और रास्ते में कोई नुकसान हो गया गुड्स को, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेलर। सेक्शन 40 क्या कह रहा है? रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंस प्लेस। देखिए जनरल रूल हमने पीछे पढ़ा था कि गुड्स कहाँ डिलीवरी कहाँ कंसीडर की जाती है? जहां पे सेल हुई है या फिर जहां पे वो एग्रीमेंट टू सेल है, जहां पे वो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हो रही है। बट
अगर हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि भाई जो गुड्स हैं वो किसी और जगह पे डिलीवर होंगी, ठीक है, और वो वहां पे हमने ये भी कर दिया कि ये जो गुड्स हैं वो डिलीवर हो रही हैं वो सेलर के रिस्क पे हो रही हैं, ठीक है। तो जो भी ट्रांजिट में ऐसा होता है कि देखो अगर हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहे हैं उसमें कुछ नेचुरली होता है कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिसकी वजह से गुड्स में कुछ डेटोरेशन आती ही आती है। तो जो डेटोरेशन का खर्चा है वो कौन उठाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर ने खुद अपने रिस्क पे उठाया ना, तो वो सेलर ही बियर करेगा, ठीक है। और सेक्शन 41 क्या कह रहा है, बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स। अगर गुड्स डिलीवर हुई हैं टू बायर, ठीक है, जो गुड्स उसने पहले एग्जामिन नहीं की हैं, ठीक है, तो वहां पे उसकी एक्सेप्टेंस कब तक नहीं कंसीडर की जाएगी, जब तक उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो गुड्स को एग्जामिन कर ले कि भाई जो जिस चीज का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसी हिसाब से मेरे पास गुड्स आई हैं कि नहीं आई हैं। तो अगर उसने पहले चेक नहीं की हुई है तो उसकी एक्सेप्टेंस तब तक कंसीडर नहीं की जाएगी जब तक वो चेक ना कर ले, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज यही है कि अगर सेलर डिलीवरी कर रहा है बायर के पास, ठीक है, तो वहां पे बायर को उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी ही देनी पड़ेगी कि वो बायर एग्जामिन कर ले भी जो मेरे पास गुड्स आई हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आई हैं कि नहीं आई, ठीक है। 42 क्या कह रहा है, एक्सेप्टेंस। तो अगर बायर है उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया तो अगर तो वो सेलर को इन्फॉर्म कर देता है कि हाँ जी मैंने गुड्स एक्सेप्ट करनी है, एक तो तब मानी जाएगी, और या फिर वो कुछ ऐसा करता है वो स्पेशली उसको इन्फॉर्म नहीं कर रहा, वो कुछ ऐसा कर रहा है जब वो गुड्स के पास डिलीवरी हो गई, मान लीजिए उसने आगे किसी को बेच दी, तो अब वो यही शो कर रहा है ना कि मैंने एक्सेप्ट कर ली, तभी वो आगे बेचेगा ना। तो अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है जो कि सेलर की ओनरशिप के इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, या फिर उसने रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर सेलर को इन्फॉर्म नहीं किया, तो ये 3 कंडीशंस में ये माना जाएगा कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। और 43 क्या कह रहा है, बायर नॉट टू बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। अब जैसे हमने पहले कहा था कि उसने कम भेज दिया, ज्यादा भेज दिया, वो सारे के सारे को रिजेक्ट कर सकता है, या जितना रखना उसको रख के बाकी को रिजेक्ट कर सकता है, ऐसा था ना। तो अब जो रिजेक्टेड गुड्स हैं जिनको उसने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, और एक्सेप्ट उसके पास राइट था उन चीजों को रिजेक्ट करने का, तो वहां पे उसकी ये ड्यूटी नहीं है कि वो सेलर को रिटर्न करे, बस उसने इतना है कि उसने सेलर को इन्फॉर्म कर देना है कि भाई मैं इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। अब यहाँ वो गुड्स को वापस उठवाना नहीं उठवाना ये किसकी ड्यूटी है, सेलर की। और सेक्शन 44 क्या कह रहा है, लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब सेलर तैयार है गुड्स को डिलीवर करने के लिए, वो बायर को रिक्वेस्ट कर रहा है भाई डिलीवरी ले लो, लेकिन बायर रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर डिलीवरी नहीं ले रहा, और वहां पे मतलब सेलर फॉल्ट पे भी नहीं है किसी तरीके की, ठीक है। तो वहां पे अगर इन केस कोई लॉस हो गया, सेलर के पास पड़े पड़े गुड्स को कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है, बायर की निगलेक्ट और रिफ्यूजल की वजह से, ठीक है, तो वहां पे वो बेयर कौन करेगा लॉस को, बायर। और उन गुड्स को संभाल के रखने का जो खर्चा आ रहा है वो भी उस बायर को सेलर को देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सेलर के राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि जो जहां पे बायर के रिफ्यूजल या निगलेक्ट का मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो रेपुडिएट कर रहा है, अगर सेलर के बिहाफ पे कोई गलती नहीं है तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, अगर सेलर के बिहाफ पे गलती नहीं है तो बायर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो फिर कौन लायबल होगा, ऑब्वियसली बायर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 जो कि कह रहा है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के राइट्स के बारे में बात कर रहा है। इसके पास मेनली 3 राइट्स होते हैं, एक तो लियन,
एक स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल। ठीक है, ये 3 राइट्स की बात करेंगे। लेकिन सेक्शन 45 क्या कह रहा है? सेक्शन 45 डिफाइन कर रहा है कि अनपेड सेलर कौन होता है। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है प्री में भी, अनपेड सेलर को डिफाइन करने वाला सेक्शन कौन सा है। ठीक है, जो गुड्स का सेलर है वो अनपेड कब कहलाएगा? जब पूरी प्राइस है गुड्स की उसको पे नहीं की गई है, होल ऑफ द प्राइस। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए सेलर ने चीज 1000 रुपए की बेची, उसमें से 500 रुपए आ गए तो वो अनपेड सेलर नहीं रहा। अगर उसको 500 के सॉरी अगर उसको 1000 के 1000 पूरे नहीं मिले, मान लीजिए उसको 900 भी मिल गए थे लेकिन 100 अभी भी उसका बकाया पड़ा, तो भी वो अनपेड सेलर है। ठीक है, अगर होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर, या फिर अगर बिल ऑफ एक्सचेंज या अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसको रिसीव हुआ है, ठीक है, और वो जो भी है, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसमें चेक्स वगैरह होते हैं, अगर चेक डिसऑनर हो गया देन ऑल्सो वो अनपेड सेलर है। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर जो सेलर है उसमें हम किस किस को, देखो वैसे हम डेफिनेशंस में क्या कहा था हमने सेलर की डेफिनेशन को, हु सेल्स गुड्स और एग्रीज टू सेल ना। अब यहाँ पे सेलर में वो पर्सन भी इंक्लूडेड है जो कि हु इज इन पोजीशन ऑफ सेलर, एज फॉर इंस्टेंस एन एजेंट ऑफ सेलर। जो सेलर का एजेंट है वो भी सेलर की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, मान लीजिए सेलर ने मान लीजिए एक ए का एजेंट है, ए का एजेंट है बी। अब इसने कुछ गुड्स बेची, उसने गुड्स बेची, इसको हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया, इसके नाम का चेक काट के दे दिया बी के नाम का, और बी को लगा कि चलो मेरी पेमेंट आ जाएगी, जो भी अमाउंट है उसने खुद पे कर दिए को। अब यहाँ पे जो बी है, चाहे वो एज ए एजेंट काम कर रहा था, तो वो अगर उसके नाम पे उसने पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो या फिर वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस है, मतलब ए ने अगर सी को गुड्स बेची हैं वो इसके कहने पे बेची हैं, अगर सी कोई गलती कर रहा है तो ये कह के बेची हैं कि भाई तुम लाइबल होगे, तो अब यहाँ पे ये भी अनपेड सेलर की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। अब अनपेड सेलर के जो राइट्स हैं वो कहाँ पे दिए हुए हैं? सेक्शन 46 में। मैंने आपको बताया कि इसके 3 राइट्स होते हैं, एक तो लियन का, एक स्टॉपेज इन ट्रांजिट का, एक रीसेल का। ठीक है, अब लियन का राइट कब यूज कर सकता है सेलर? वो तब यूज कर सकता है अगर वो गुड्स जो उसने बेची हैं, ठीक है, चाहे उसकी प्रॉपर्टी पास हो गई है, मतलब ओनरशिप चाहे अब बायर के पास चली गई है, लेकिन जो सेलर है वो इन पोजेशन ऑफ गुड्स है, पोजेशन अभी भी सेलर के पास है। दूसरी चीज है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अगर जो बायर है पता लग गया भाई हमने ना क्या किया, गुड्स को भेज दिया, तो ठीक है, करियर जो भी हमने ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमने गुड्स को भेज दिया, लेकिन अभी वो बायर तक पहुंची नहीं है, लेकिन रास्ते में ही सेलर को पता चल गया कि बायर तो भाई इंसॉल्वेंट हो गया, तो वहां पे अगर उसने पोजेशन को पार्ट विद कर भी दिया था, लेकिन अभी वो बायर के पास नहीं पहुंची है, रास्ते में ही है, कहने का मतलब स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब ये है कि हम रास्ते में ही उन चीजों को रोक सकते हैं और वापस अपने पास मंगा सकते हैं, तो वो मंगा सकते हैं। ये राइट जो है वो स्पेसिफिकली इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर पे ही अप्लाई होगा, बाकी केसेस में वो ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये बायर, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हम कौन सा राइट यूज कर सकते हैं, तो ये इंसॉल्वेंट होने पे ही यूज होता है, अदरवाइज नहीं होता। और थर्ड है ए राइट ऑफ रीसेल एज लिमिटेड बाय दिस एक्ट। ठीक है, रीसेल इस एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली ही कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि जनरली हम रीसेल कर लेंगे, तो ये है। अब where the property in goods has not passed to the buyer, the unpaid seller has in addition to
his other remedies, the right of withholding delivery similar to the coextensive with the rights of lien on stoppage in transit where property has passed to the buyer. अब अगर गुड्स में जो प्रॉपर्टी है वो पास नहीं हुई है बायर के पास, ठीक है, ओनरशिप पास नहीं हुई है, तो वहां पे जो और रेमेडीज हैं उनके साथ साथ जो बायर है वो डिलीवरी को भी विदहोल्ड कर सकता है, मतलब लियन के राइट्स वगैरह के साथ साथ, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर गुड्स प्रॉपर्टी पास हो गई है। अब नेक्स्ट है, हम लियन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 47 क्या कह रहा है? सेलर्स लियन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हु इज इन पोजेशन ऑफ देम इज इंटाइटल्ड टू retain possession of them until payment or tender of price in the following cases may be। अब यहाँ पे इस एक्ट के प्रोविजंस को देखते हुए जो सेलर, देखो लियन का राइट कब यूज कर सकता है सेलर लियन का राइट सिर्फ तभी यूज कर सकता है अगर जो गुड्स का पोजेशन अभी भी उसके पास पड़ा है, ठीक है। तो वहां पे जो उनका जो सेलर है वो गुड्स के पोजेशन को अपने पास रख सकता है अनटिल जब तक उसकी पेमेंट नहीं हो जाती, ठीक है। अब उसकी भी कंडीशंस हैं कि वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट। अब वो रखेगा कब? जब उसने जो गुड्स उसने बेची हैं वो उधार पे नहीं बेची, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं आप पेमेंट बाद में दे देना, ये चीज मैं आपके लिए रख रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसने गुड्स को बेच दिया बिना उधार पे, मतलब क्रेडिट पे नहीं बेचा, तो वो उनका पोजेशन रख सकता है। और अगर हमने गुड्स को क्रेडिट पे भी सेल किया था, जो क्रेडिट के देने के लिए हमने टाइम दिया था वो टाइम एक्सपायर हो चुका है, या फिर जहां पे बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऐसे केस में अगर सेलर के पास पोजेशन है भी तो वहां पे वो लियन यूज कर सकता, ठीक है। यहाँ पे जो सेलर है अगर वो बायर का, देखो अगर बायर का पास प्रॉपर्टी पास हो गई है तो अब जो सेलर है वो उसके बेली की तरह ही काम करेगा ना। तो अगर चाहे जो गुड्स है वो बायर के सेलर के पास एज एन एजेंट है चाहे एज एन बेली है, तब भी वो राइट ऑफ लियन यूज कर सकता है, ठीक है। सेक्शन 47 में तो ये चीज बताई गई है। अब सेक्शन 48 क्या कह रहा है? पार्ट डिलीवरी की बात कर रहा है कि उसने आधी गुड्स की तो डिलीवरी कर दी है, लेकिन वो जो बाकी बची हुई चीजें हैं उन पे राइट ऑफ लियन यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता? यस, वो कर सकता है। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्ट डिलीवरी से हमने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन कर लिया कि पार्ट डिलीवरी कर रही तो भाई इसका मतलब यही समझा जाएगा कि होल डिलीवरी हो गई। अगर ऐसा लिख दिया फिर नहीं वो रिमाइंडर ऑफ गुड्स पे लियन यूज कर सकता, पर अगर ऐसा नहीं है तो वो कर सकता। और सेक्शन 49 क्या कह रहा है? टर्मिनेशन ऑफ लियन, जो लियन का राइट है वो टर्मिनेट कब हो जाएगा, ठीक है, वो कब हो जाएगा? अगर उसने जो गुड्स हैं वो डिलीवर कर दी हैं किसी कैरियर या किसी और पर्सन को, ठीक है, बायर के बिहाफ पे, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर उसने गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने का जो राइट है वो रिजर्व नहीं करके रखा और उसने गुड्स को डिलीवर कर दिया है बायर के बिहाफ पे किसी और पर्सन को, तो उसका राइट ऑफ लियन खत्म हो गया। या बायर या उसके एजेंट ने लॉफुली जो गुड्स हैं उसका पोजेशन ले लिया, या सेलर ने खुद अपना राइट ऑफ लियन को वेव ऑफ कर दिया, तो इन 3 केसेस में जो लियन का राइट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और नेक्स्ट है, द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हैविंग अ लियन thereon does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree for price of goods, ठीक है। अब सेलर के पास लियन तो है लेकिन साथ में उसने केस भी फाइल कर दिया था प्राइस ऑफ गुड्स के लिए, तो वो प्राइस ऑफ जो सेलर का राइट ऑफ लियन है सिर्फ इस ग्राउंड पे खत्म नहीं हो जाएगा भाई इसके पास तो डिग्री है, ठीक है, वो उसके पास रहेगा ही रहेगा जब तक उसकी पेमेंट नहीं हो जाती। सेक्शन 50 क्या कह रहा है? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये अब दूसरा राइट है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये पहले तो होता क्या हम उसकी बात करेंगे कि जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया और सेलर
जो अनपेड सेलर है वो उसने अपना जो पोजेशन ऑफ गुड्स है उसको पार्ट विद कर दिया है, उसके पास रास्ते में ही गुड जो ट्रांजिट है उसको रोकने का राइट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो पोजेशन को रिज्यूम बैक कर सकता है, वो रोक के क्या करेगा, वापस अपने पास ही मंगाएगा ना, तो वो पोजेशन को रिज्यूम कर सकता है जब तक कि वो रास्ते में ही है, ट्रांजिट में ही है, ठीक है। और उनको तब तक फिर जब उसके पास वापिस आ गया उसका लियन वाला राइट स्टार्ट हो जाता है, वो उनको रिटेन कर सकता है जब तक उसकी प्राइस पे नहीं हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट क्या होती है, जो ड्यूरेशन हम कंसीडर करेंगे वो कब तक होती है। गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम, ठीक है, वो ट्रांजिट में कब होंगी, जब वो किसी करियर या किसी और बेली को डिलीवर कर दी गई है ताकि वो बायर के पास उन गुड्स को पहुंचा दे। और वो कब तक, मतलब वो टाइम कब तक रहेगा, जब तक जो बायर या एजेंट उसके बिहाफ पे डिलीवरी नहीं ले लेता, मतलब बायर या उसका एजेंट बायर के बिहाफ पे डिलीवरी नहीं ले लेता, तब तक वो ट्रांजिट में ही कंसीडर की जाएंगी। अच्छा, अगर ऐसा है उसमें भी कई कंडीशंस हो सकती हैं। मान लो हमने एक प्रॉपर डेस्टिनेशन फिक्स की थी, मान लीजिए पंजाब से हमने गुड्स को दिल्ली भेजना था, बीच में हरियाणा आता है स्टेट, ठीक है। अब यहां से यहां तक पहुंचना था लेकिन बायर ने गुड्स को यहीं पे इनकी डिलीवरी ले ली। जिस टाइम पे यहाँ पे डिलीवरी ले ली तो सेम टाइम पे कंसीडर किया जाएगा कि भाई ट्रांजिट खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है कि हमने तो यहाँ पहुंचानी थी, इससे पहले ही कैसे ले ली, ऐसा नहीं होगा, पहली चीज तो, ठीक है। और अगर अब यहाँ पे पहुंचानी थी और जो जिसको भी हमने कहा था भेजने के लिए उसने यहाँ तक गुड्स पहुंचा दी, अब ये बायर कहता है कि नहीं ऐसा कीजिए, आप यहाँ से आगे यूपी में भिजवा दीजिए, ले चलिए। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये जो करियर जो भी ट्रांसपोर्ट वाला है ना वो अब बेली हो गया इसके बिहाफ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिट एंड हो गई थी। अब इसने आगे कंटिन्यू करने को कह भी दिया तो ये ट्रांजिट एक बार तो खत्म हो चुकी है, बायर ने ऐसा समझा जाएगा भी उसने कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ले लिया। पर अगर गुड्स को बायर ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, वो कह रहा है कि मैं नहीं रखूंगा, और जो करियर या बेली है उसके पास अभी पोजेशन है, तो यहाँ पे अब ट्रांजिट एंड नहीं मानी जाएगी, चाहे सेलर ने भी उसको वापस लेने से मना कर दिया है। तो यहाँ पे अभी ट्रांजिट, मान लीजिए 2 दिन बाद सेलर को पता लग रहा है बायर तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब अगर सेलर उन गुड्स को वापस अपने पास मंगवाना चाहे वो मंगवा सकता है। और अगर कोई गुड्स हैं जो कि शिप चार्टेड बाय बायर है, बायर ने कोई शिप बायर की तरफ से ही चल रही थी उसमें गुड्स डिलीवर कर दी हैं, तो यहाँ पे हर केस के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि वो जो गुड्स हैं वो पोजेशन में एज अ करियर है या बायर का एजेंट की तरफ से। मान लीजिए एक शिप कंपनी का मालिक ही बी है, ए ने उसको गुड्स डिलीवर कर दी इसके लिए ही। अब ये यहाँ पे डिपेंड करेगा कि वो एज अ करियर उसको ले रहा है, ठीक है, भी ट्रांसपोर्टेशन वाला समझ के ले रहा है। अगर तो ट्रांसपोर्टेशन वाला समझ के ले रहा है, जब तक ये इसकी डिलीवरी नहीं ले लेता तब तक खत्म नहीं होगी। पर अगर वो एज एन एजेंट ऑफ बी, वो इसके एजेंट की तरफ समझ की तरह ही ले रहा है, तो सेम टाइम पे वो डिलीवरी ट्रांजिट एंड हो जाएगी। और अगर जो करियर या बेली है वो जानबूझ के वो खुद रिफ्यूज कर रहा है बायर को गुड्स को डिलीवर करने के लिए, तो भी ट्रांजिट एंड समझी जाएगी, ठीक है। और अगर पार्ट डिलीवरी हो गई है बायर के पास लेकिन अभी कुछ रास्ते में ही है, तो उनको भी रास्ते में ट्रांजिट को एंड किया जा सकता है, अनलेस हमने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा किया जाए, कहा है कि एक की डिलीवरी सारे की समझी जाएगी, ठीक है। सेक्शन 52 क्या कह रहा है, हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड। अब
ठीक है, हम कह रहे हैं एंड हो जाएगी, एंड हो जाएगी, कैसे इफेक्ट, हम उसके पास मैसेज कैसे लगाएंगे? तो अनपेड सेलर वो क्या कर सकता है, एक तो वो गुड्स को अपने पोजेशन में ले सकता है, या फिर वो जो भी करियर या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वाला है उसको फोन नोटिस दे सकता है भी भाई आप इसको पहुंचाओ मत, ये अभी भी मेरे अंडर ही है। ठीक है, तो ये नोटिस हमने मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज है उनके मालिक को भी भेज सकते हैं, हम डायरेक्टली जो उसका ड्राइवर है उसको भी फोन कर सकते हैं। मान लीजिए एक ट्रक में हम माल भेज रहे हैं तो ट्रक के ड्राइवर को भी फोन कर सकते हैं, या जिस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का वो ट्रक है हम उसके मालिक को भी फोन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ट्रक के जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के मालिक को फोन कर रहे हैं, वहां पे इतना टाइम होना चाहिए कि वो आगे ट्रक के ड्राइवर को कम्युनिकेट कर सके कि भाई आप उसको बायर के पास मत लेके जाना, ये ट्रांजिट अभी हमने यहीं पे स्टॉप कर देनी है। ठीक है, और अगर सेलर ने जो नोटिस दिया है स्टॉपेज इन ट्रांजिट का, तो फिर अब यहाँ पे ठीक है मैसेज पहुंच गया ड्राइवर के पास, तो वो रीडिलीवर करेगा गुड्स को सेलर के पास, या गुड्स को वहां पहुंचाएगा जो सेलर ने जहां पे भी कहा है। और जो इस चीज का खर्चा है वो कौन बियर करेगा? वो सेलर करेगा। फाइन। अब नेक्स्ट है रीसेल वाला, सेल ट्रांसफर बाय बायर एंड सेलर। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय बायर। यहाँ पे क्या है कि सेलर जो बायर है उसने आगे सेल कर दी या प्लेज कर दिया तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, और सेल नॉट जर्नली रिसेंडेड बाय लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, तो सेक्शन 53 क्या कह रहा है? सेक्शन 53 क्या रहा है कि इस एक्ट की प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए अगर जो बायर ने मान लीजिए स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट अभी भी पड़ा है, मतलब उसने राइट टू डिस्पोज ऑफ नहीं खत्म किया सेलर ने, तो राइट टू लियन वो यूज कर सकता है या स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर सकता है। तो ऐसे केस में बायर ने, ठीक है, क्या कहते हैं, गुड्स को डिस्पोज ऑफ भी कर दिया, चाहे बाय सेल कर दिया सब सेल, चाहे बाय प्लेज कर दिया, देन ऑल्सो जो अनपेड सेलर का राइट है वो इफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसकी क्या कंडीशन है? अनलेस द सेलर हैज असेंटेड टू। अब यहाँ पे सेलर ने जो उसकी सेल है या प्लेज है, सेलर ने उसको असेंट नहीं दी होनी चाहिए, क्योंकि उसने अगर असेंट दे दी इट मींस उसने अपना जो राइट टू डिस्पोज ऑफ वाला है वो रिजर्व कर दिया है, वो उसको रिजर्व नहीं किया, सॉरी। तो अब वहां पे अगर वो असेंट दे रहा है उसने अपने राइट को खत्म कर लिया है। अगर वो उसने अपना राइट खत्म नहीं किया हुआ तो देन ऐसे केस में वो क्या कर सकता है, वो उसके अनपेड सेलर चाहे बायर ने उस गुड्स को चाहे सब सेल कर दिया चाहे प्लेज कर दिया, देन ऑल्सो वो अपना राइट टू लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट को यूज कर सकता है। ठीक है, अब इसकी प्रोवाइजो क्या है कि अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हैज बीन इशूड और लॉफुली ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन एज बायर और ओनर ऑफ गुड्स, अगर हमने जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है अगर हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और उस पर्सन ने आगे उस गुड्स को उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ट्रांसफर कर दिया, और जो तीसरा पर्सन है वो उनको गुड फेथ में खरीद रहा है, विद कंसिडरेशन खरीद रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि वो गुड फेथ में खरीद रहा है, उसको नोटिस भी नहीं था, विद कंसिडरेशन में खरीद रहा है, तो अनपेड सेलर का जो राइट टू लियन है या स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो डिफीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी है कि जो अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो सब्जेक्ट को कैसे एक्सरसाइज होगा, कैन बी एक्सरसाइज ओनली सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है जिसने वो चीजें खरीदी हैं या प्लेज भी ली हैं, तो उसके राइट्स को ध्यान में रखते हुए ही जो सेलर है वो अपने राइट्स को यूज कर सकता है। ठीक है, बट अगर प्लेज के केस में, ठीक है, जो बायर है जो ओरिजिनल बायर है अगर उसने कोई चीज एज ए सिक्योरिटी भी रखी है सेकेंड उसके पास पॉनर के पास, सॉरी पॉनी के पास,
तो वहां पे क्या है कि अनपेड सेलर कह सकता है कि पहले उन चीजों को आप उससे अपना डेट सेटिस्फाई कर लीजिए, अगर उससे डेट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ही आप मेरी गुड्स की तरफ देखिए, ठीक है, ये हो सकता है। सेक्शन 54 क्या कह रहा है, से नॉट जर्नली रिसेंडेड बाय लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब अगर सेलर ने लियन का राइट यूज कर लिया या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट यूज कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेल जो उसने ओरिजिनल सेल की थी वो खत्म हो गई। अगर बायर है जो वो उन गुड्स के लिए पेमेंट कर देता है तो वो सेल पूरी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अगर बायर ने वो उस चीज की पेमेंट कर दी तो वो सेल कंप्लीट हो जाएगी। या फिर क्या है कि सेलर उन चीजों को इसीलिए रख रहा है अपने पास, वो सिक्योरिटी के तौर पे रख रहा है कि भाई बायर आएगा मुझे पेमेंट करेगा, मैं उसको उसके गुड्स दे दूंगा, तो यहाँ पे सेल नहीं खत्म होती है, ठीक है। पर अब अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर की हैं और उसमें लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर भी लिया सेलर ने, तो अब यहाँ पे सेलर नोटिस देगा बायर को कि भाई आपकी जो गुड्स हैं वो खराब हो जाएंगी, या तो पेमेंट कर दो या फिर मैं इन गुड्स को रीसेल कर दूंगा। और अगर वो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर बायर पेमेंट नहीं करता तो सेलर उनको रीसेल कर सकता है रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर, ठीक है। और अगर मान लीजिए पहले उसने से जो बायर है ओरिजिनल बायर को उसने गुड्स ज्यादा रेट पे भेजी थी और आज उसको पेरिशेबल नेचर की होने की वजह से उसकी अमाउंट जो है वो बहुत कम हो गई है। मान लीजिए पहले उसने 10 रुपीज पर पीस बेचा था, अब वो 7 रुपीज का रह गया या 6 रुपीज का रह गया, तो अब उसको पर पीस के पीछे 4 रुपीज का नुकसान हो रहा है ना। तो अब वो क्या करेगा, वो जो लॉस है, क्योंकि वो क्वांटिटी में गुड्स थी, तो वो जो लॉस है वो कहाँ से लेगा, वो बायर से क्लेम करेगा, ठीक है। और अगर उसने नोटिस नहीं दिया होगा, अच्छा इसमें ये है कि वो नोटिस दिया होगा तो जो लॉस है वो तो ले सकता है, लेकिन जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो उसको बायर को नहीं देना पड़ेगा। बट अगर उसने नोटिस नहीं दिया सेलर ने बायर को रीसेलिंग का, तो वहां पे वो उससे नुकसान डैमेजेस नहीं ले सकता, लेकिन जो बायर है उसको जितने भी अगर मान लो रीसेल पे प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट देना पड़ सकता है, ठीक है। और अगर अनपेड सेलर ने अपना राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज करते हुए गुड्स को रीसेल कर दिया है, तो जो सब्सिक्वेंट बायर है वो एक गुड टाइटल एक्वायर करता है। और अगर सेलर ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में मतलब राइट टू रीसेल रिजर्व करके रखा हुआ है कि अगर बायर कोई गलती करेगा तो मैं रीसेल कर दूंगा, और बायर की गलती पे वो बिना नोटिस दिए रीसेल कर देता है, तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अपने आप रिसिंड हो जाएगा और जो वो डैमेजेस वगैरह के लिए उसको नोटिस देना पड़ता था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6, ठीक है, वो बात कर रहा है सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बायर पेमेंट नहीं कर रहा तो वो क्या कर रहा है, वो ब्रीच कर रहा है, या फिर वो डिलीवरी नहीं ले रहा तो वो ब्रीच कर रहा है, ठीक है, या सेलर डिलीवरी नहीं दे रहा तो वो भी ब्रीच कर रहा है, मतलब बायर एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा, या फिर तो ये सारी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। तो अब इस पे कहाँ पे किसका क्या राइट है उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 55 क्या कह रहा है, सूट फॉर प्राइस। अगर जो प्रॉपर्टी गुड्स है वो बायर के पास हो गई, लेकिन बायर रॉन्गफुली या निग्लेक्ट मना कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है कि मैं तो पेमेंट करूंगा ही नहीं, तो सेलर क्या कर सकता है, उसको प्राइस के लिए स्यू कर सकता है, ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस पेबल है एक पर्टिकुलर डेट पे कि हमने इस पर्टिकुलर डेट पे चाहे डिलीवरी हुई है चाहे नहीं हुई है हमने पेमेंट करनी है, और उस दिन बायर जानबूझ के पेमेंट नहीं कर रहा, तो सेलर क्या कर सकता है, उसको स्यू कर सकता है, चाहे गुड्स की प्रॉपर्टी उसके पास हुई है, चाहे गुड्स एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। अगर हमने एक पर्टिकुलर डेट मेंशन कर दी कि इस दिन पेमेंट करनी है और बायर उस दिन जानबूझ के
पेमेंट नहीं कर रहा तो सेलर के पास राइट आ जाता है कि वो उस दिन के बाद उसके अगेंस्ट बायर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 55 तो ये होगा सूट फॉर प्राइस, और सेक्शन 56 है डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे सेलर ने बायर को डिलीवरी दे दी है गुड्स की, लेकिन बायर जानबूझ के उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा या उनकी पेमेंट नहीं कर रहा, तो फिर सेलर क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। और सेक्शन 57 क्या कह रहा है, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। अगर सेलर रॉन्गफुली निग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बायर, अब यहाँ पे सेलर डिलीवरी नहीं दे रहा जानबूझ के, तो बायर क्या कर सकता है, वो सेलर को स्यू कर सकता है फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। सेक्शन 58 क्या कह रहा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर कोई सूट है, अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई है टू डिलीवर टू स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स, तो ऐसे मतलब अगर ऐसे ब्रीच होने पे हमने कोई सूट फाइल किया है तो कोर्ट क्या कर सकती है, वो प्लेंटिफ की एप्लीकेशन पे डायरेक्ट कर सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करो। ठीक है, और ये डिक्री है वो अनकंडीशनल भी हो सकती है, कंडीशनल भी हो सकती है, जैसा कि कोर्ट को ठीक लगे। सेक्शन 59 क्या कह रहा है, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हुई है, ठीक है, तो वहां पे अगर बायर यहाँ पे इलेक्ट कर रहा है कि या तो ब्रीच ऑफ वारंटी हुई है या बायर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर लिया है, तो वहां पे बायर गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता। वहां पे क्या कर सकता है, वो सेटअप अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी इंडिमिनेशन, मतलब जितना नुकसान हुआ है ना, जितना उसको लॉस हुआ है उसको सेटअप कर सकता है, उसको बराबर कर सकता है, या फिर वो डैमेजेस जो कि ब्रीच ऑफ वारंटी की वजह से हुआ है वो उनके लिए सेलर को स्यू कर सकता है। ठीक है, और अगर बायर ने जो ब्रीच ऑफ वारंटी है उसने उसकी वजह से कोई जो प्राइस है उसकी डिमिनिशन हो रही है या कुछ भी हो रहा है, उसकी वजह से हम सेलर बायर को प्रिवेंट नहीं कर सकते कि आप इसके अगेंस्ट फर्दर डैमेजेस के अगेंस्ट सूट नहीं फाइल कर सकते। अगर उसको ब्रीच ऑफ वारंटी का तो उसको वो डैमेजेस हो रहे हैं वो सूट फाइल कर रहा है, लेकिन उसको आगे फर्दर भी डैमेजेस हो रहे हैं तो वो उनके लिए भी सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 59 में ये है कि रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। सेक्शन 60 क्या कह रहा है, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। अब अगर कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर रही है, मतलब डेट ऑफ डिलीवरी से पहले एक पार्टी रेपुडिएट कर रही है, तो दूसरी पार्टी के पास दो राइट्स हैं। वो या तो ये समझ सकती है कि वो सबसिस्ट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, जब तक उन्होंने जो पर्टिकुलर डेट रखी हुई थी ना वो उस दिन तक वेट कर सकता है, या फिर वो उसी पर्टिकुलर डे को जिस दिन ब्रीच हुई है उसको रिसिंड करके कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, स्यू फॉर डैमेजेस कर सकता है। दो राइट्स हैं उसके पास। सेक्शन 61 क्या कह रहा है, इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस। तो यहाँ पे क्या है, नथिंग इन दिस सेक्शन इफेक्ट द राइट ऑफ सेलर or the buyer to recover interest or special damages in any case whereby law interest or special damages may be recoverable, or to recover the money paid where consideration for payment of it has failed। तो अब अगर हमने मतलब इस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि हम डैमेजेस के मतलब इंटरेस्ट को एज डैमेजेस नहीं ले सकते, जस्ट स्पेशल डैमेजेस के लिए फाइल नहीं कर सकते। मतलब इस एक्ट के अंदर भी हम इंटरेस्ट भी ले सकते हैं और स्पेशल डैमेजेस भी ले सकते हैं। और इंटरेस्ट की डेट कौन सी होगी कि हमने इंटरेस्ट किस डेट को किसके बिहाफ पे कब से कंसीडर करना है। तो अगर सेलर इन अ सूट बाय हिम, अगर सेलर ने प्राइस के लिए सूट फाइल किया है
तो यहाँ पे 2 डेट्स मेंशन होंगी, फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर ऑफ गुड्स, जिस दिन उसने गुड्स को टेंडर किया मतलब डिलीवर कर दिया, या फिर उन्होंने जिस दिन डिलीवरी दी थी उस दिन को ना कंसीडर करके एक पर्टिकुलर डेट मेंशन कर ली थी, तो या फिर वो डेट जिस दिन प्राइस पेबल थी, ठीक है। तो इन दोनों में से वो किसी भी एक डेट को कंसीडर करके उस डेट से इंटरेस्ट पेबल करवा सकती है। और बायर के केस में अगर उसने पेमेंट कर दी थी और सेलर ने उसको डिलीवरी नहीं दी या कुछ भी है, जिस दिन उसने पेमेंट कर दी है उसके बाद से उस पर्टिकुलर डेट से ही उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर 7 जो कि मिसलेनियस पार्ट से डील कर रहा है, सेक्शन 62 क्या कह रहा है, एक्सक्लूजन ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। अगर कोई राइट, ड्यूटी या लायबिलिटी जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लॉ के द्वारा इम्प्लाई की गई है, तो वो चीज हम नेगेटिवेट या चेंज कर सकते हैं एग्रीमेंट से या कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन पार्टी से, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में हम कुछ राइट्स, ड्यूटीज को चेंज कर सकते हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके। सेक्शन 63 क्या है, रीजनेबल टाइम और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। एक रीजनेबल टाइम क्या है वो हर केस के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा, इसलिए ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये पहली चीज तो यही आ सकती है कि ये क्या है, या फिर किस सेक्शन में दिया हुआ है, ये स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है, ठीक है। सेक्शन 64 डील कर रहा है ऑक्शन सेल से। अगर हमने गुड्स को इन ऑक्शन सेल किया है, ठीक है, तो अगर गुड्स को हमने सेल किया इन लोट्स में बेचा है, तो जो हर लोट है वो सब्जेक्ट टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। हर एक छोटा मोटा लोट, चाहे छोटा भी है चाहे बड़ा है, वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। लेकिन अगर सेल कंप्लीट है, व्हेन ऑक्शनर, सेल कब कंप्लीट होगी, जब ऑक्शनर ने अनाउंस कर दी बाय इट्स कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ हैमर, ठीक है, या कोई और कस्टमरी मैनर से, ठीक है। और जब तक सेल कंप्लीट नहीं होती, जो बिडर है वो अपने बिड को वापस ले सकता है। और जो थर्ड इसका सब क्लॉज 3 है वो क्या कह रहा है कि सेलर है जो बिड करने का राइट है उसको रिजर्व कर सकते हैं एक्सप्रेसली, ठीक है। और अगर उसने रिजर्व किया है तो सेलर या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन बिडिंग कर सकता है, बट अगर उसने जो बिडिंग का राइट रिजर्व नहीं किया ना, तो उसके पास कोई राइट नहीं है, वो बिडिंग नहीं कर सकता होता, ठीक है। ना ही वो खुद कर सकता है ना उसके बिहाफ पे कोई और अगर वो जानबूझ के ऐसा करता भी है तो फिर इस पूरी ट्रांजैक्शन को फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर किया जा सकता है बाय बायर, ठीक है। अगला क्लॉज क्या कह रहा है, सेल में भी नोटिफाइड टू सब्जेक्ट टू ए रिजर्व्ड और अपसाइड प्राइस। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ऑप्शन सेल में हम एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर दें कि इससे नीचे तो हमने ऑप्शन स्टार्ट करनी ही नहीं है, तो अब यहाँ पे एक रिजर्व प्राइस हम रख सकते हैं, ठीक है। और अगर सेलर एक प्रिटेंडेड बिडिंग करता है जानबूझ के कि ताकि बिडिंग की प्राइस बढ़ जाए, तो वो वॉइडेबल हो सकती है बायर के, अगर बायर चाहे तो वो वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं ऐसी बिडिंग को। सेक्शन 64A, इसमें मोटा मोटा सा ये कहा है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेस टू बी एडेड और डिडक्टेड। अब आपने 1000 रुपए की कोई चीज बेची है, बाद में उस पर टैक्स लग गया, अभी 18% आपको जैसे GST देना पड़ गया, तो अब वो जो बायर है, सेलर है, वो अपनी जेब से नहीं देगा ना, तो वो जो भी चीज उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया है, बाद में उस पर टैक्स लग के उसकी अमाउंट बढ़ गई है, तो वो बायर से ही क्लेम करेगा। और अमाउंट डिक्रीज हुई है देन ऑल्सो वो बायर से ही क्लेम करेगा। बायर को मतलब अगर उसने मान लीजिए वो अमाउंट उसकी प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी, इसमें यही चीज दी हुई है।
सेक्शन 65 रिपील्ड है। सेक्शन 66 क्या कह रहा है, देखिए इस एक्ट के आने से पहले ये चैप्टर 7 था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। तो अगर इस एक्ट के आने से पहले कोई राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी जो ऑलरेडी एक्वायर हो चुकी थी, अक्रू हो चुकी थी, इनकर हो चुकी थी, या कोई लीगल प्रोसीडिंग्स पुराने के हिसाब से चल रही थी, या फिर इस एक्ट के आने से पहले हमने कुछ काम उस पुराने प्रोविजंस के हिसाब से कर लिया था, ठीक है, या कोई भी ऐसी इनेक्टमेंट जो कि सेल ऑफ गुड्स के रिलेटेड है और वहां पे हमने रिपील नहीं की है, या कोई रूल ऑफ लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट नहीं है इन एक्ट के इस एक्ट से, तो उस पे इस एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो रूल ऑफ इंसॉल्वेंसी है रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स वो अप्लाई जो पहले चल रहा था उसके हिसाब से ही चलता रहेगा, ठीक है। और कोई प्रोविजंस ऑफ एक्ट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डू नॉट अप्लाई टू एनी ट्रांजैक्शन इन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल व्हिच इज इंटेंडेड टू ऑपरेट बाय वे ऑफ मॉर्गेज, प्लेज, चार्ज और अदर सिक्योरिटी। अगर वो ऐसा कुछ सिस्टम बनाया है तो उस पे अगर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो वहां पे इस एक्ट का ये एक्ट नहीं अप्लाई होगा, जिस हिसाब से पहले हमने चलाया था वो ही चलेगा। तो ये सेविंग्स है, ठीक है। तो हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट हो गया है।